पास सारी चीजें नहीं होती हैं। अब क्या ब्यूरोक्रेसी के पास मेडिकल एक्सपर्टीज है? नहीं है। सही हो गया। क्या ब्यूरोक्रेसी के पास लॉ मेकिंग की एक्सपर्टीज है? नहीं है। इसी तरह क्या ब्यूरोक्रेसी के पास सिक्योरिटी फराहम करने की एक्सपर्टीज है? नहीं है। सही हो गया। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब एनसीओसी के अंदर मेडिकल एक्सपर्टीज किसकी थी? डॉक्टर्स की। सही हो गया। वैक्सीन कहां से आई? बाहर से आई। लॉ मेकिंग किसने की? गवर्नमेंट ने की। सिक्योरिटी किसने दी? सिक्योरिटी इदारों ने दी। चीजों को इम्प्लीमेंट किसने किया? ब्यूरोक्रेसी ने किया। सो इट्स इंटरडिपेंडेंस, एवरीबॉडी डिपेंड्स अपॉन ईच अदर, नॉट वन एंटिटी कैन डू एवरीथिंग। दिस इज व्हाट द मॉडर्न गवर्नेंस लुक्स लाइक। रिसोर्स एक्सचेंज का मतलब ये ऑफ कोर्स जो कि मैंने आपको बताया कि इसमें रिसोर्सेज का एक्सचेंज होता है। रूल्स ऑफ द गेम का मतलब ये होगा कि एवरीथिंग इज डन थ्रू सम रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे गेम का मतलब किसी खेल तमाशे का नाम नहीं है। गेम रूल्स ऑफ द गेम का मतलब ये है कि व्हाटएवर इज डन, डिसाइडेड, डिस्कस्ड इज थ्रू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी फ्रॉम द स्टेट का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो नेटवर्क है वो सिर्फ स्टेट से ही किसी न किसी तरीके से एसोसिएटेड हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जो गवर्नेंस इज द स्टीवर्डशिप ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिटिकल रूल्स ऑफ द गेम। तो अब आपने यहाँ पे एक बात समझनी है कि गवर्नेंस बेसिकली किसी गाड़ी का, किसी इदारे का नाम नहीं है। गवर्नेंस एक सिस्टम का नाम है। ठीक है। गवर्नेंस क्या होता है कि हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, उसमें इनफॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। उसमें फॉर्मल तरीके से फैसले भी किए जाते हैं, उसमें इनफॉर्मल तरीके से भी फैसले किए जाते हैं। ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूं। पार्लियामेंट के अंदर जो फैसला होगा क्या वो फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा? फॉर्मल होगा। लेकिन दो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स किसी जगह चाय पीने बैठे हुए और कहते हैं कि हमने आपस में अलायंस बनानी है, वुड इट बी फॉर्मल और इनफॉर्मल? उनका डिसीजन दैट वुड बी इनफॉर्मल, बट दैट वुड स्टिल बी अ डिसीजन, दैट वुड स्टिल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। MQM getting in alliance with PPP was an informal decision, but it had an impact in the governance making process in the future of Sin. So I hope I'm making myself clear कि governance is basically is the stewardship. It's a system जिसके through आप जो है निजाम को चलाते हो। वो इनफॉर्मल पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हो सकते हैं, वो फॉर्मल भी हो सकते हैं। सही हो गया। इसी तरह गवर्नेंस रेफर्स टू दोज मेयर्स। ओके गुड क्वेश्चन। देखिए, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, इंटरडिपेंडेंसी, दे आर नॉट पैराडॉक्सिकल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि they exist on its own. Now when you established NCOC, now NCOC ये थोड़ी theoretical बात हो जाएगी, लेकिन चले आपने पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग का यहाँ पे मतलब ये है कि once you establish NCOC, it exists as an entity now, it has an existence of its own now. ठीक है। तो that's what self organizing means. इंटरडिपेंडेंसी का मतलब ये है कि within that organization, within that system, key players depend upon each other, and not just within that system. That one governance system or one organization can have an interdependency on the other one. So they are not paradoxical. Don't go into that line. खैर, what we were also discussing, अभी मैं थोड़ा सा आराम से चलूंगा तो अभी फिर ताकि आपको समझ आ जाएगी ना, एक दफा जब चीज बिल्ड होगी फिर हम तेज चलेंगे। So governance refers to those measures that involve setting the rules of the games for the exercise of power and settling conflicts over such rules. अब इस बात का मतलब क्या है? देखिए, हम उसको भी गवर्नेंस कहते हैं जिस तरीके से हमने कवानीन को बनाया, जिस तरीके से हमने कवानीन को बना के उनको इम्प्लीमेंट किया, अपने मसाइल को हल किया,
इसको भी क्या कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। अब आप देखिए किसी भी मुआशरे के अंदर, हमारा मुआशरे के अंदर ये हुकूमतें बनाने का, कभी आपने सोचा कि मुआशरे के अंदर हुकूमतें बनाई क्यों जाती हैं? व्हाट्स द पॉइंट? ताकि हमारे पास एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड बॉडी हो जो कि इंसानों के, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सके। राइट, यही है ना। क्योंकि हम तो शुरू से ये चलते आ रहे हैं कि पहले जंगल का निजाम था, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, जिसने किसी का माल उठा के भागना है वो उठा के भाग जाए। सही है। लेकिन सोसाइटी के अंदर पीस लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए, लोगों के हकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, गवर्नमेंट्स बनानी शुरू की बड़े पुराने वक्तों से। हाँ, गवर्नमेंट्स की फॉर्म जरूर चेंज हुई, लेकिन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट तो सेम है। सो गवर्नमेंट, और पहली बात एक और चीज, गवर्नमेंट और गवर्नेंस आपने मिक्स नहीं करना है, दोनों का मतलब एक नहीं है। गवर्नमेंट तो बस एक 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 हुकूमत होती है जिसके अंदर कुछ लोग होते हैं, गवर्नेंस एक सिस्टम का नाम है। तो आपने कवानीन को बनाया, ये भी गवर्नेंस है। आपने उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाया, ये भी गवर्नेंस है। आपने लोगों के मसाइल को हल करने के लिए किसी सिस्टम को रिफॉर्म किया, ये भी गवर्नेंस। So it's all of it is governance. So governance is a very wide area that we are discussing. सही है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इट, हम आहिस्ता आहिस्ता क्या कह रहे हैं, चीजों को हम जोड़ रहे हैं आपस में। सो गवर्नेंस एज अ कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल स्टीयरिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, पॉलिटिकल स्टीयरिंग। गवर्नेंस बेसिकली ये है कि गवर्नेंस क्या करती है कि वो पॉलिटिकली सिस्टम को स्टीयर करती है ना। प्लीज ये जो वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं इनको जरा देख लीजिए। अच्छा, तो गवर्नेंस का मतलब क्या है कि गवर्नेंस का मकसद होता है पॉलिटिकल स्टीयरिंग करना। दैट इज द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। अगेन, the intention is not here to read each and every word which is written here, but ये जो important चीज होती है आपको समझाना बहुत जरूरी है। गवर्नेंस का मतलब है कि वो पॉलिटिकल स्टीयरिंग करे। स्टीयरिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट डज स्टीयरिंग मीन? स्टेयरिंग का मतलब होता है गाइड करना, चलाना, डायरेक्ट करना। जैसे गाड़ी का एक स्टेयरिंग होता है, ड्राइव करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ड्राइव, पॉलिटिकल स्टेयरिंग का क्या मतलब होता है कि सियासी तौर पे किसी को साथ लेकर सियासी तौर पे स्टेयर करना, सियासी तौर पे गाइड करना। तो आप मुझे ये बताइए कि जो पूरे का पूरा ये जो सियासी निजाम का आप कह लें बिल्ड किया जाता है, जिसको हम एक बड़ा एक गवर्नेंस सिस्टम कहते हैं, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि पब्लिक एक्टर्स और प्राइवेट एक्टर्स के बीच में एक इंटरेक्शन पैदा किया जाए और उनको साथ लेकर चला जाए। क्योंकि क्या आप, हमने लेक्चर की शुरू में डिस्कस किया था कि क्या आज के मुआशरे में सोसाइटी के मामलात सिर्फ पब्लिक सेक्टर हल कर सकता है या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर हल कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि जरूरत इस तरह की है ना। अब देखिए, अब हमें हमें शायद आप लोगों को ये बात सुनने में अजीब लगती होगी, ये कैसे हो सकता है, क्यों नहीं मसले हल कर सकते? हमारी आंखों के सामने। भाई, मोबाइल हम प्राइवेट इस्तेमाल करते हैं, सिम्स हमारी प्राइवेट है, गाड़ियां हमारी प्राइवेट इदारों से हम खरीदते हैं। अच्छा, स्कूल्स हमारे प्राइवेट है, हॉस्पिटल्स हमारे प्राइवेट है, एम्प्लॉयमेंट हमारी प्राइवेट है। So it's not, so what we are seeing that we live in a society where government is not doing everything. Government doesn't have everything. सो इन लोगों को साथ लेकर चलने के लिए, प्राइवेट और पब्लिक एंटिटीज को साथ लेकर चलने के लिए एक निजाम की जरूरत है। ठीक है, एक सिस्टम की जरूरत है, एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। इनके बीच में मसाइल को हल करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है, और हम उस सिस्टम को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दैट सिस्टम? गवर्नेंस। So that's what governance is. Governance is a system.
It is those measures that we take to make up the rules. It is those measures that we take to create partnerships. It is those measures that we take to steward the formal rules and regulations and informal rules and regulations. So I hope things make more sense and you have an idea that governance is such a wide topic. Clear? Okay. Now moving a little forward. अब हम क्या कर सकते हैं कि एक थोड़ा सा एक एक हल्का सा डिफाइन कर लेते हैं जरा गवर्नेंस को। अब हम इस पोजीशन में आ गए क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो हम थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। ये सही प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है गवर्नेंस की, बट फॉर नाउ चलेगी। प्रॉपर डेफिनेशन इसको मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। सो गवर्नेंस इज बेसिकली पॉलिटिकल स्टीयरिंग। अब आपने पहला वर्ड ये याद रखना है, पॉलिटिकल स्टीयरिंग, एंड हेंस पर्पसफुल अटेम्प्ट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है पर्पसफुल अटेम्प्ट्स at coordinating individual action in order to achieve certain policy goals. Now, इस definition को समझने के लिए let me give you an analogy. मैं आपको एक analogy देता हूँ। Let's say 4 लोग हैं, ठीक है? अब आपने गौर से मेरी analogy सुननी है। Let's say 4 लोग हैं और उन चारों ने इस्लामाबाद से लाहौर जाना। सही हो गया? उन 4 में से एक के पास गाड़ी है, बाकी 3 के पास गाड़ी नहीं है। सही हो गया? दूसरे के पास कैपेसिटी है गाड़ी चलाने की, यानी कि इन चारों में से सिर्फ एक बंदे को गाड़ी चलानी आती है, बाकी 3 को गाड़ी नहीं चलानी आती। इवन जिसकी गाड़ी है उसको भी नहीं चलानी आती, ठीक है? उसके पास सिर्फ गाड़ी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। सही हो गया? तीसरा बंदा ऐसा है जिसके पास पेट्रोल के पैसे हैं, बाकी तीनों के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। चौथा बंदा ऐसा है जिसको इस्लामाबाद से लाहौर का रास्ता पता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इन चारों में से अगर कोई एक बंदा अगर ना आए, कोई भी एक, क्या बाकी 3 लाहौर इस्लामाबाद से लाहौर जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे, राइट? क्योंकि अगर रास्ता बताने वाला नहीं आता तो बेशक गाड़ी भी आ जाए, गाड़ी चलाने वाला भी आ जाए, पेट्रोल भी डाल जाए, वो जाएंगे कहां पे? No, it's not about the person who does or doesn't know how to drive. Let's say the person who has the money for petrol, he didn't come. तो क्या करेंगे आप? गाड़ी भी है, गाड़ी चलाने वाला भी है, रास्ता बताने वाला भी है, फ्यूल कैसे डलेगा? पैसे नहीं है, पैसे तो जिसके पास थे वो तो आए ही नहीं। So can you understand why I gave you this analogy? Because इन चारों के अपने इंडिविजुअल एक्शंस है, राइट? एक गाड़ी लेके आएगा, इंडिविजुअल एक्शन है। एक गाड़ी चलाएगा, इंडिविजुअल एक्शन है। एक पेट्रोल डलवाएगा, इंडिविजुअल एक्शन है। एक रास्ता बताएगा, इंडिविजुअल एक्शन है। लेकिन अगर इन इंडिविजुअल एक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या उनका जो पॉलिसी गोल था वो पूरा हो सकता है? पॉलिसी गोल था इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचना, क्या वो पूरा हो सकता है? नहीं। तो जब नहीं हो सकता तो इन चारों के बीच में, इन चारों इंडिविजुअल एक्शन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन पैदा करना जरूरी है। तो इन चारों के बीच में कोऑर्डिनेशन को पैदा करना ताकि हम अपने अटेम्प्ट को पर्पसफुल बना सके, इन चारों एक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन के पैदा करने को क्या कहते हैं? Governance. Yes. So governance is basically creating coordination between the individual actions ताकि हम अपने पॉलिसी गोल्स को पूरा कर सकें। Clear? See, this was अच्छा, आपको एक और मजे की बात बताऊं। ये जो टॉपिक है गवर्नेंस का, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, this is the most difficult topic of the whole syllabus. If you can understand what is governance, what is the evolution of governance, तो आगे आप पूरे सिलेबस में प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं जानबूझ के सबसे मुश्किल चीज सबसे पहले करवाता हूं ताकि पता चल जाए आपको कि आपने करना है नहीं करना। अगेन इट इज फॉर 2023 ऑफ कोर्स, जो लोग 2022 वाले हैं उन्होंने तो करना ही। अच्छा, सो गवर्नेंस रेफर्स टू द कलेक्टिव सेटलमेंट ऑफ द सोशल अफेयर्स एंड पॉलिटी, यानी कि हम जो कलेक्टिवली सेटल करते हैं अपने मसाइल को, उसको हम गवर्नेंस कहते हैं।
अच्छा, देर आर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ गवर्नेंस। अब हम टाइप्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम जा रहे हैं कि सॉरी, गवर्नेंस इवॉल्व कैसे हुई है, कौन कौन से मेजर मेजर एस्पेक्ट्स टाइप्स हैं गवर्नेंस के या मोड्स है। हायरार्किकल इंटरवेंशन। अब मुझे आप बताइए कि हायरार्किकल इंटरवेंशन का नाम सुन के, हम डिटेल में पढ़ेंगे, हायरार्किकल इंटरवेंशन का नाम सुन के आपके जहन में किस तरीके का गवर्नेंस मॉडल आता है? इट अ सेंट्रलाइज्ड मॉडल। हायरार्किकल इंटरवेंशन का मतलब ये है कि इसमें एक हायरार्किकल मॉडल है, यानी कि देयर इज समबडी सिटिंग एट द वेरी टॉप। इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ बादशाह, कैन बी, you know, a prince, it can be a dictator, it can be a president, it can be a prime minister, anybody. He is the one calling all the shots. पुराने वक्तों में अगर हम देखें, आज से 400-500 साल पहले चले जाएं, तो क्या गवर्नेंस का यही निजाम ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं था? ऐसे ही था ना? बादशाहतें were hierarchical interventions. Then came the non-hierarchical interventions. Can anybody give me any example, चाहे टेक्निकल टर्म्स में ना भी दे सकें, बट कोई मुझे नॉन हायरार्किकल इंटरवेंशन की कोई मिसाल दे सकता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, स्विट्जरलैंड, बटरफ्लाई ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट नो, आई एम सॉरी, ये क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर का कंप्लेंट पोर्टल, ओके, गुड एग्जांपल। यूएनडीपी, सही है, सही है, आप सही बता रहे हैं। देखिए, आप किसी भी मुल्क का नाम भी ले लेते, मैं कहता सही है, क्योंकि आज की दुनिया में कहीं भी हायरार्किकल मॉडल नहीं चलता। नॉट इवन सऊदी अरब, जिसका आप कहते हैं वहां पे बादशाह का निजाम है, वहां पे भी नहीं चलता। इट्स नॉट पॉसिबल एनी मोर, बिकॉज सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स बदल चुकी हैं। नॉट एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड एंड टैकल्ड एंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में तो बिल्कुल भी नहीं होता। सही हो गया? सो माय पर्पस वाज टू गिव यू दैट आइडिया एंड यू गाइस हैव गॉटन इट। सो बिफोर वी स्टडी द मोड्स ऑफ इट इन डिटेल, जो कि हमने एक्चुअली पढ़ने हैं कि कैसे वो इवॉल्व हुई, एक छोटी सी चीज के, ये जो गवर्नेंस है, नोवेयर सुफियान, नोवेयर। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया? आप ये जो सारे, मैं जब भी किसी क्लास में पढ़ाता हूँ ना, लोगों के जहन में दो नाम आते हैं, सऊदी अरब एंड नॉर्थ कोरिया। आप मुझे बताएं, व्हाट डू यू नो अबाउट नॉर्थ कोरिया? वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, so why make a speculation about it? I didn't take a name because I don't know anything about it. But in my opinion, not everything can be controlled by the government, and if it is, iska matlab hai things are not well. They are not doing well. Okay, so governance का जो term है, देखिए सुफियान, ऐसा नहीं है, हम अगेन हम मैं किसी कोर्ट की या किसी हुकूमती इदारे की बात नहीं कर, ठीक है? हम ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। आप मुझे, चले मैं आपसे ही पूछता हूँ कि क्या हम सब गवर्नमेंट इदारों से पढ़ के आए हैं? नहीं। मैं मैं गवर्नमेंट स्कूल, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ। हमें जब अस्पताल जाना होता है, कि हम सारे गवर्नमेंट अस्पताल में जाते हैं? नहीं। तो फिर तो ये हर जगह पे हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती है। नॉन हायरार्किकल सिस्टम का मतलब ये है कि मकसद होता है गवर्नेंस को कायम करने का, सोसाइटी के मसाइल को हल करना। तो क्या सोसाइटी के मसाइल का हल सिर्फ गवर्नमेंट के पास है? नहीं, ऐसा नहीं है।
ठीक हो गया? So we are talking about something bigger than the hierarchy of the code. Yes, code has an hierarchy. It does. But हम कोड के अंदर जाके उसकी हायरार्की नहीं पढ़ रहे, हम कोड और उसके साथ वाले इदारों को देख रहे हैं. इस तरह आप उसको समझ. Okay, so the governance term comes from एक पुराना जो एक ग्रीक वर्ब है कुबरनैन, या इसी तरह एक लैटिन वर्ड है गुबरनेर. ठीक है, इन दोनों को मिला के अंग्रेजी से गवर्नेंस बन गया. और अगर हमने इन दोनों के मतलब जाने कुबरनैन या गुबरनैन के, तो वो रूल मेकिंग है, स्टीयरिंग है, पायलटिंग है. मतलब वो चीज जो कि अभी मैं इतने टाइम से आपको समझा रहा हूं मैं, ये वही है. सो बेसिकली गवर्नेंस का मतलब है रूल मेकिंग प्रोसेस को स्टीयर करना, ताकि आप सोसाइटी के मसले को रिजॉल्व कर सकें. एक ऐसा सिस्टम बनाना, एक ऐसी रूल मेकिंग प्रोसेस लेके आना, ऐसे सिस्टम को स्टीयर करना, ऐसे रूल्स को बना के उनको इम्प्लीमेंट करना कि हम सोसाइटी के मसाइल को हल कर सकें. क्लियर? So this was very confusing, very fuzzy. If you're clear in this, you'll be very clear in what will come. Okay, let's move forward. There are three major modes of governance जो कि over the period of time evolve हुए. Three: governance by hierarchy, governance by market, and governance by network. ठीक हो गया? ये सिर्फ मोड्स नहीं है. हम पहले ये मोड्स देखेंगे कि ये क्या है, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, और उसके बाद ये देखेंगे कि ये वक्त के साथ इवॉल्व कैसे किए, यानी कि क्यों गवर्नेंस बाय हायरार्की से मार्केट आया, क्यों मार्केट से नेटवर्क आया. चले, इसको डिस्कस करने से पहले मुझे बता दीजिए कि गवर्नेंस बाय हायरार्की, ये जो वर्ड है, इसको पढ़ के आपको क्या लगता है, ये किस तरह का गवर्नेंस मॉडल होगा? फिर कोई एक गवर्नेंस बाय मार्केट का बता दे, कोई एक गवर्नेंस बाय नेटवर्क का बता दे, ताकि मैं आप लोगों को ये चीज सोचने में मजबूर करूं. हमेशा मैं भी जब कोई चीज कोई नहीं पढ़ता था ना, तो ऐसा नहीं था कि मैं बस पेज पलटा और मैंने वो हेडिंग देखी और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया. आप लोगों को ना, मुझे ये भी आई थिंक, क्योंकि मैंने भी किसी से सीखा ही है, सारी बात है, हम लोगों को ना टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़नी आती. व्हाट वी थिंक कि टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ते हैं कि अच्छा बस पहला पेज खोला और पढ़ना शुरू हो गया. नहीं, देयर इज ऑल्सो अ वे ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट बुक. चलो अभी आखिरी 5 मिनट में लेकिन ऐसी कुछ बातें आपको बताऊंगा. सो गवर्नेंस बाय हायरार्की में एब्सोल्यूट हायरार्की का सिस्टम है कि जिसमें क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल के थ्रू गवर्नेंस को किया जाता है. गवर्नेंस बाय मार्केट क्या होता है? देखिए, गवर्नेंस बाय मार्केट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट्स ने अपना काम जो है वो सौंप दिया, जो पुराने वक्तों में गवर्नमेंट से किया करती थी, जैसे सिक्योरिटी है, जैसे कि हेल्थ है, जैसे कि एजुकेशन है, जैसे कि प्रोविजन ऑफ गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, प्रोविजन ऑफ पानी है, वो उसने किसकी उस पर छोड़ दिया? ये मार्केट प्रोवाइड करे. ठीक है, क्योंकि नहीं कर सकती, हुकूमत के पास पैसे नहीं है. गवर्नेंस बाय नेटवर्क क्या होता है? वेरी गुड, ठीक हो गया. चले, अब आपको देखें, नाउ यू हैव एन आइडिया, नाउ यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. सो व्हाट इज गवर्नेंस बाय हायरार्की? Governance by hierarchy, it stresses on the roles of formal rules and procedures that are binding for both the public and private actors. यानी कि जब हम गवर्नेंस बाय हायरार्की की बात कर रहे होते हैं, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें एवरीथिंग इज फॉर्मल, उसमें एवरीथिंग इज एस्टैब्लिश्ड, एवरीथिंग इज रिटन, एंड इट इज बाइंडिंग on everybody in the society. I am not saying that governance by hierarchy does not exist. It does. ठीक है, कुछ इदारे, अब देखिए जैसे ब्यूरोक्रेसी है फॉर एग्जांपल. ब्यूरोक्रेसी आपको क्या लगता है किस तरह चलता है? इज इट रन बाय गवर्नेंस बाय मार्केट? नो, इट इज रन बाय गवर्नेंस बाय हायरार्की स्टिल. सही है. खैर वो एंड की बात है कि इस टाइम इनमें से कौन सा एग्जिस्ट करता है और अब कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता.
तो गवर्नेंस बाय हायरार्की का अगर मॉडल है तो इसमें स्टेट हैज मोनोपोली ओवर द यूज ऑफ फोर्स टू ब्रिंग प्राइवेट एक्टर्स इनटू कंप्लायंस विद द पब्लिक पॉलिसी। गवर्नेंस बाय हायरार्की पुराने वक्तों में देखिए, क्या एक बादशाह की, एक स्टेट की मोनोपोली नहीं हुआ करती थी कि जो वो कहेगा वही होना है। उसमें कोई पब्लिक की डिमांड नहीं, उसमें कोई वोट नहीं, उसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं, उसमें कोई पब्लिक सेक्टर नहीं, एक बंदे ने कह दिया वो होना है। ऐसे ही है ना, यानी कि स्टेट हैज अ कंप्लीट मोनोपोली, दे हैव अ मोनोपोली टू यूज इवन द फोर्स, बिकॉज वो क्या करते हैं कि स्टेट सैंक्शन कर सकता है प्राइवेट एक्टर को। ठीक है, स्टेट लोगों को सैंक्शन कर सकता है। सैंक्शन करने का मतलब क्या होता है? सजा दे सकता है या जजा दे सकता है कि अगर आपने स्टेट की बात ना मानी तो आपको सजा दी जाएगी। तो गवर्नेंस बाय हायरार्की में हम किस तरह के मॉडल की बात कर रहे हैं जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो व्हिच हैज अ कंट्रोल ऑफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नेंस बाय हायरार्की अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या पब्लिक और प्राइवेट एक्टर्स की पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी सेम होंगी? नो, इट विल बी asymmetrical. Public sector will be very powerful. तो जब गवर्नेंस बाय हायरार्की है, इसका मतलब है कि पॉलिसी मेकिंग कौन कर रहा है? पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, लोगों के मसाइल हल करना, लोगों को रोटी बिजली सब कुछ प्रोवाइड करना किसका काम है? स्टेट का। पुराने वक्तों में ऐसे ही था ना। गो बैक 300 4 years, 500 बैक्स, even go back to our Khulafai Rashidin, our prophet. What was that? That was governance by hierarchy, right? In which every responsibility lied on state. लोगों को प्रोटेक्ट करना हो, लोगों को एजुकेट करना हो, लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करनी हो। ठीक है, गवर्नमेंट ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, गवर्नमेंट ही लीगल फ्रेमवर्क बनाएगी। हमें लगता है कि अभी भी ऐसे एग्जिस्ट करता है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो गवर्नमेंट अकेली पॉलिसी भी नहीं बनाती। या आई होप यू गाइज नो दिस, that even policies are not being made anymore by just by the government. क्या आज के वक्त में एजुकेशन पॉलिसी अकेले गवर्नमेंट बना सकती है? और अगर बनाती है तो क्या वो सही होगी? नहीं। लेकिन अच्छा सुफियान, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि लाजमी नहीं होती थी। ऑफ कोर्स लाजमी की बात नहीं होती। इट इज अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू हैव एन एक्सेस टू द हेल्थ अपॉर्चुनिटीज। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज समथिंग डिफरेंट। आई एम सेइंग कि क्या पाकिस्तान में प्राइवेट अस्पताल एग्जिस्ट नहीं करते? करते हैं, करते हैं ना। So things have changed a lot with the passage of time. रिस्पॉन्सिब हमारा राइट होना एक बात है, उसको राइट को सिक्योर करना उनका काम है। अब वो पब्लिक से करें, प्राइवेट से करें, लोगों को एक्सेस दिलवानी है, लेकिन प्राइवेट एक्टर्स मौजूद हैं। सो गवर्नमेंट ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, वही पॉलिसी मेकिंग करती है, वही लोगों को कॉमन गुड्स प्रोवाइड करती है। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि डीकपल कर देता है प्राइवेट एक्टर को पब्लिक एक्टर से। क्योंकि प्राइवेट एक्टर एक सिटीजन या एक प्राइवेट एक्टर वो तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो ये है गवर्नेंस बाय हायरार्की। यानी कि अभी हमने ये डिस्कस किया है कि गवर्नेंस बाय हायरार्की में क्या होता है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे गवर्नेंस बाय मार्केट में क्या होता है। हाँ, गवर्नेंस बाय हायरार्की से गवर्नेंस बाय मार्केट की तरफ कैसे गए, ये अभी हमने जब हम तीनों डिस्कस कर चुके होंगे तब हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज गवर्नेंस बाय मार्केट? अब गवर्नेंस बाय मार्केट का मतलब ये है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर allocated efficiently without the intervention by the state. गवर्नेंस बाय मार्केट का मतलब ये है कि एक मुआशरे के अंदर, अब आपने समझना है अगेन,
हमें लगता है कि मुआशरे को कायम करने का मकसद हुक्मरानी करना होता है, ठीक है। आपको ये लगता होगा कि आपका सिविल सर्विस में आने का मकसद है कि आप जो है कोई समाउ किंग्स ऑफ द वर्ल्ड बन जाए, और आपको लगता है कि आप बस सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, राइट? Why do you think the society was established? The society was established to create an amicable environment for the existence of the humanity. The society was established so that people can live, grow, and develop themselves. तो किसी भी इंसान के जिंदा रहने के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए, उसको कुछ चीजों की जरूरत होती है। उसको खाने की जरूरत होती है, उसको मार्केट की जरूरत है, उसको पुलिस की जरूरत है, उसको सिक्योरिटी की जरूरत है, उसको हेल्थ की जरूरत है, उसको एजुकेशन की जरूरत है, राइट? ऐसे ही है ना? तो ये सारी चीजें गवर्नेंस बाय हायरार्की के अंदर कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्टेट। लेकिन गवर्नेंस बाय मार्केट के मॉडल के अंदर हम ये कह रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें स्टेट की इंटरवेंशन के बगैर भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। इज दैट ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू, वी सी दैट राइट अराउंड अस। ऐसा होता है। सही हो गया। अच्छा, चले हल्का सा थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा आगे कोई कनेक्शन रहे दोनों चीजों का आपस में। आपको क्या लगता है कि व्हाई डू यू थिंक देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम गवर्नेंस बाय हायरार्की टू गवर्नेंस बाय मार्केट? फैजान, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रेगुलेशन बिल्कुल होती है, और वो रेगुलेशंस कौन बनाता है? वो स्टेट ही बनाती है, लेकिन स्टेट इजाजत देती है। खैर, बट here the question, important question is कि why do you think there was a shift between governance by, okay, why can't they take care of everything? रजा आपने ठीक कहा, ठीक है, आप सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन अपनी सोच के अंदर थोड़ी सी एक लॉजिकल सीक्वेंस लेके आना शुरू करें। बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो रिसोर्सेज ज्यादा थे। अब एक्सपर्टीज प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के पास नहीं होती। जब उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, लोग बढ़ रहे हैं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ की डिमांड बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं हमें फलां चीज भी चाहिए, फलां चीज भी चाहिए, भाई स्टेट नहीं कर सकती। तो स्टेट ने क्या किया कि मार्केट को ओपन कर दिया। जाओ, ठीक है। So it's the market which provides individual and corporate actors with an ideal setting for exchanging of resources based on price. यानी कि गवर्नेंस बाय मार्केट क्या होती है कि उसने एक आम इंसान को और बिजनेसेस को इजाजत दे दी कि आप आपस में रिसोर्सेज एक्सचेंज करो। किसकी बेस के ऊपर? प्राइस की बेस के ऊपर। अच्छा, मार्केट का मतलब है ये नहीं है कि कोई बाजार हो, कोई सदर हो, ठीक है, कि कोई 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 फिजिकल बिल्डिंग हो तो उसको हम मार्केट कहते हैं। नहीं, मार्केट का मतलब है कि एक ऐसा सेटिंग जिसमें दो एंटिटीज एग्जिस्ट करती हो। एक मार्केट के अंदर कौन सी दो एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं? एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला। है ना? अगर कोई वेटिंग में है तो काइंडली देख लीजिए। अच्छा, एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। दोनों क्या अपने अपने इंटरेस्ट नहीं देख रहे होते? दोनों अपने अपने इंटरेस्ट देख रहे होते हैं ना। बायर अपना इंटरेस्ट कैसे देखता है कि मैंने कम से कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की चीज लेनी है। सेलर अपना इंटरेस्ट क्या देखता है कि उसने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना है। अच्छा, सेलर अपना प्रॉफिट कैसे बनाता है? चीजों को महंगा बेच के या ज्यादा चीजें बेच के? ज्यादा चीजें बेच के। अच्छा, मिडिल मैन, वो सारी चीजें जो होती हैं वो, ऑफ कोर्स मैं हम तो सिंप्लीफाई करके आपको एक चीज समझाना मैं चाह रहा हूँ। इसको थोड़ी सी मिसाल जरा समझिए कि हाउ द गवर्नेंस बाय मार्केट इज मोर एफिशिएंट देन हायरार्की। लेट्स से एक गांव है, सही है। अच्छा, मेरा पढ़ाने का तरीका एनालॉजीज दे के, एग्जांपल्स दे के, आई होप कि आपको, मुझे लगता है इससे चीजें ज्यादा बेहतर समझ आती हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग माय एनालॉजीज? तो चलें एक और एनालॉजी ये चीज समझने के लिए। लेट्स से
कि एक गांव है, सही है, या एक छोटा सा इलाका है। हाँ, मोनोपोली वाली बात, सारी वो चीजें सब आपकी ठीक है, हम एक बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं। आप बेसिक समझे, फिर इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं, बिल्कुल है, उस पर भी हम आएंगे। लेट्स से एक इलाका है, उसके अंदर 10 घर, ठीक हो गया, 100 घर है, लेट्स से उसमें 100 घर है, और वहां पे एक बिजली घर लगा हुआ है जो कि उन 100 घरों को बिजली प्रोवाइड करता है, सही हो गया। वो बिजली घर ओन करती है स्टेट, यानी कि वो रियासत की। अब वो बिजली महंगी बनाए, वो बिजली सस्ती बनाए, वो बिजली पूरी दें, वो बिजली आधी दें, वो बिजली की लोड शेडिंग करें, क्या उन 100 घरों के पास कोई और रास्ता है कहीं और से बिजली खरीदने का? नहीं, राइट। उनकी नीड्स भी मार के पूरी हो रही है। लेट से उसी इलाके में ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, और जहां पे 100 घर थे वहां पे 1000 घर हो जाते हैं, तो क्या वो बिजली घर उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता। स्टेट के पास पैसे नहीं है और बिजली घर लगा दे, सही हो गया। तो ये जो अभी को मैंने आपके सामने जो सेटिंग पेश किया ना, बेसिकली गवर्नेंस बाय हायरार्की की। तो अब गवर्नेंस बाय हायरार्की से गवर्नेंस बाय मार्केट की तरफ जरा शिफ्ट देख लेते हैं कि स्टेट क्या कहेगी। स्टेट कहेगी कि भाई मैं अपना बिजली घर करता हूं बंद, ठीक है, आई विल अलाउ द मार्केट, यानी कि आई विल अलाउ द प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर टू कम इन दैट एरिया एंड सेट अप देयर ओन सिस्टम। तो फिर क्या होता है, यानी कि गवर्नेंस बाय हायरार्की से गवर्नेंस बाय मार्केट आया, क्या हुआ कि एक कंपनी आई, दूसरी कंपनी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, यानी कि अब वहां पे 5 बिजली घर लग गए। तो अब उन 1000 घरों के पास कितनी ऑप्शंस हैं अपनी बिजली को लेने की? 5 ऑप्शंस हैं, यानी कि वो किसी से भी ले सकते हैं। अब वो जाहिरी बात है कि वो 1000 घर हैं, कोई पहली से लेगा, कोई दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, किसके मुताबिक लेगा? अपनी जरूरत के मुताबिक लेगा, अपनी रिसोर्सेस के मुताबिक लेगा, ठीक है। इफ जी बिल्कुल सुफियान, बिल्कुल कह सकते हैं, और है भी। तो अब वो अपनी जरूरत के मुताबिक लेगा। अगर एक बिजली घर है वो 20 रुपए की बिजली देता है, दूसरा 25 रुपए की देता है, अगला 30 रुपए की देता है, तो हम खुद देखेंगे कि यार हमने, तो हमारी जरूरत को क्या चीज सूट करती है, हम अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी जेब के मुताबिक, अपनी प्राइस और अपनी क्वालिटी की डिमांड के मुताबिक। 1996 1997 में जब नई नई मोबाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर आई, तो उस टाइम सिर्फ एक मोबाइल का कनेक्शन था, उसका नाम था इंस्टा वन, सही है। फिर जैज आया, जैज थोड़े देर से चला, जैज की 5 रुपए का एक मैसेज हुआ करता था, 5 रुपए में एक मैसेज होता था। आप मुझे बताइए क्या क्या जैज होता, तो क्या आपके पास ऑप्शन होती कि मैंने फला जोंग लेना है, नहीं मैंने टेलीनॉर लेना है, नहीं मैंने यूफोन लेना है, नहीं। प्राइवेट सेक्टर खुला, सारी आपके पास ऑप्शंस खुली, अब आपकी जो मर्जी आप लेते हैं। मार्केट में सब चल रहे हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। तो आपको बात समझ आई कि कैसे मार्केट जो है वो एफिशिएंटली, क्योंकि मार्केट की कोशिश क्या होती है, ये वो कोशिश स्टेट नहीं करता। देखिए, स्टेट मोनोपोलाइज कर सकता है चीजों को। जब एक जगह पे एक बिजली घर एक ही स्टेट का लगा हुआ है, तो क्या उसके पास इंसेंटिव है अपने आप को इंप्रूव करने का? वुड इट ट्राई टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी चीपर व्हेन इट नोज के वेदर आई मेक इट चीपर और expensive, they are going to buy it from me because it's just me. But if you have 5 options, तो वो 5 जो कंपनीज हैं वो भी ये ट्राई करेंगी कि हम सस्ती से सस्ती चीज बनाएं, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए ताकि मैं प्रॉफिट बनाऊं। So this was the concept that you need to understand of what is governance by market. Clear? Anybody who is not, क्योंकि ये थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड, ये मैंने जो आपको जो कॉन्सेप्ट दिया ना, दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेवेंट इन दिस सब्जेक्ट, इट इज रिलेवेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यू नेम इट, ये सब वही है जो हम पढ़ते हैं। सो that's a problem of this system, Faizan. We'll come to it. Let me give you let please let me go forward. ये चीज आएगी, of course, उसके मसाइल अलग है। अच्छा, ये सिस्टम जो है ये काम कब करता है?
ये सिस्टम तब काम करता है, इस सिस्टम को चलाने के लिए ना कुछ assumptions चाहिए हमें. We need certain assumptions. First assumption that we need is the relevant information का अब आपने अगेन ये बात आपको बड़ी थ्योरेटिकल सी लग रही होगी कि क्या मतलब है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज. देखिए मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर दो लोग लार्जली एग्जिस्ट करते हैं, एक बनाने वाला, एक बेचने वाला. सॉरी, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला. ठीक हो गया. इनका आपस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है. अब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? लेट्स से आप मोबाइल खरीदने बाहर जाते हैं, 50,000 रुपए आपकी जेब में, तो क्या आप सर्च पहले नहीं करके जाते कि मेरी 50,000 रुपए की जेब के मुताबिक मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? करके जाते हैं ना. इफ यू डू नॉट हैव दिस इंफॉर्मेशन कि व्हाट यू कैन बाय इन 50,000 रुपीज, डू यू थिंक वुड यू मेक अ गुड डिसीजन? नो, यू वोंट. somebody is going to sell you something जो कि 5,000 रुपए की होगी, आपको 50,000 रुपए की देगा क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं. सही हो गया. तो ये आपको मैंने मिसाल दी है इंफॉर्मेशन की. इसी तरह जो बनाने वाला है उसको क्यों चाहिए इंफॉर्मेशन? व्हाई डू यू थिंक दैट नीड्स इंफॉर्मेशन? लोगों के बारे में जानने के लिए, उनकी डिमांड्स के बारे में जानने के लिए. अच्छा, किसी ने कहा कि ये कैपिटलिज्म है तो ये एफिशिएंट कैसे हो सकता है? पहली बात, ये प्लीज डोंट गेट इनटू सच बिग टर्म्स राइट नाउ. कैपिटलिज्म क्या होता है या इस तरह की क्या चीज होती है? और दूसरा, पूरी दुनिया में ये निजाम है. ठीक है, ये एफिशिएंट है. मार्केट सिस्टम इज एफिशिएंट. अगर आपने चले कैपिटलिज्म का वर्ड इस्तेमाल कर लिया है, कैपिटलिज्म इज एफिशिएंट. यस, इट हैज ओन प्रॉब्लम्स, doesn't mean it's inefficient. So जब हम मार्केट में एंटर होते हैं तो हर बंदा किस चीज के ऊपर डिसाइड कर रहा होता है. मैं दुकान में जाऊंगा, 50,000 रुपए मैंने देने या नहीं देने, मुझे अगर चीज पसंद आएगी तो मैं लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा. बट व्हाट इफ आई हैव जस्ट वन ऑप्शन टू बाय अ फोन? वो फिर 50,000 रुपए का हो या लाख रुपए का हो, मैं वही लूंगा. और ये चीज गवर्नेंस बाय हायरार्की में ऐसे ही होता है, एक ऑप्शन आपके पास. ठीक है. सो एक assumption मैंने आपको बताई कि ये सिस्टम तब चल सकता है जब रेलेवेंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो. दूसरी assumption ये होगी कि हर बंदा अपने रैशनल तरीके से फैसला करे, यानी कि अपनी वेलबींग के लिए काम करे. ठीक हो गया. तो यानी कि अच्छा, तो रैशनली कैसे बिहेव करता है एक कंज्यूमर? कैसे बिहेव करता है रैशनली? कि वो सस्ती चीज खरीदेगा, बेहतर से बेहतर चीज, सस्ती चीज. और बेचने वाला कैसे रैशनली बिहेव करेगा? कि उसने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना है. अगर इन दोनों में से एक भी चीज ठीक नहीं चलेगी ना, तो भाई सिस्टम नहीं चलेगा. हबीबा यस करते हैं प्लीज. मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूं. आई नो देयर आर सम ऑफ यू हु नो अ लिटिल, थोड़ा बेहतर आपको आता है, आप सबको, एंड इट्स वेरी गुड. बट माय जॉब इज टू टेक एवरीबॉडी अलोंग. सो इन गवर्नेंस बाय मार्केट में क्या होता है कि हर कोई अपनी फैजान, पहली assumption मेरी ये है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अगर ना हो मार्केट के अंदर तो नहीं चल सकती. भाई अगर आपकी जेब में लेट्स से 25 लाख रुपए है और आपने गाड़ी लेनी है, तो आप गाड़ी खरीदने से पहले रिसर्च करेंगे अपनी या नहीं करेंगे कि मैंने कौन सी गाड़ी लेनी है, मेरी 25 लाख की कौन कौन सी गाड़ी आ सकती है? क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे रिसर्च, तो आपको कोई रिप ऑफ कर देगा. somebody would rip you off. Somebody will sell you something which is not worth 25 lakh. तो इसमें दोनों का जानना बहुत जरूरी है. अच्छा, तो गवर्नेंस में मार्केट में क्या होता है कि हम अपनी वेलबींग को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं, यानी कि कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी. और फिर जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं सिस्टम की, वो निकाल बाहर कर रहे होते हैं. अब ये एक टर्म है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज. लेट्स गो बैक टू माय एनालॉजी व्हिच आई जस्ट गिव यू, कि वो इलाका जहां पे अब 1,000 घर हैं, वहां पे 5 बिजली घर है बनाने वाले. उन 5 में से 3 ऐसे हैं जिससे लोग खुश हैं. मतलब 1,000 में से मोर और लेस 99% लोग वही हैं जो कि उन 3 बिजली घरों से बिजली लेते हैं. तो जो बाकी 2 बिजली घर हैं, वो उनका क्या होगा? वक्त के साथ साथ उनके साथ क्या होगा? वो अपना वहां से सामान चुक के चले जाएंगे, यानी कि उनका बिजनेस ठप हो जाएगा. तो हम देखते हैं ना कि
एक रेस्टोरेंट खुलता है इस्लामाबाद में, F6 में एक रेस्टोरेंट खुला है, बड़ी ओपनिंग वगैरह हुई है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो बंद हो जाता है। वाई? कंज्यूमर को पसंद नहीं आया। लेकिन पर कुछ ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं वो 3 महीने के बाद एक और ब्रांच खोल रहा होता है, तो वो बहुत पसंद आया। सो नाउ डू यू गाइस अंडरस्टैंड हाउ इज दिस मार्केट वर्किंग? सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। सो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है कि उस सिस्टम की बुराइयों को निकालना। मार्केट कंपटीशन जरूरी है, लेकिन अब देखिए, अब आप में से कुछ लोगों ने बात की कि मोनोपोली एग्जिस्ट कर सकती है। मोनोपोली यानी कि एक कंपनी जो है वो पूरे के पूरे मार्केट को कंट्रोल करे। जैसे कि आज की दुनिया में, आज की टेक वर्ल्ड में amazon, एप्पल और गूगल ये डोमिनेट कर रही है। फेसबुक, दे आर डोमिनेटिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज। कंपटीशन बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उसी कंपटीशन को कायम करने के लिए एक एक निजाम होना जरूरी है, एक दायराकार होना जरूरी है, एक फ्रेमवर्क होना जरूरी है। ठीक है, ताकि एक किसी कंज्यूमर की हक तलफी ना हो। अब आप अगर मार्केट जाएं, आपको कोई मिलावट ज्यादा चीज बेचेगा, ठीक है, तो क्या मार्केट सही काम कर रही होगी? नहीं। आपको अगर कोई 10 रुपए की चीज जो है वो 15 रुपए की बेचेगा, क्या मार्केट सही काम कर रही होगी? नहीं। अगर आप बिजली का बिल पूरा देंगे और आपको बिजली नहीं मिल रही होगी, तो क्या मार्केट सही काम कर रही होगी? नहीं। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे एक पैराडॉक्स है, यहाँ पे एक मसला है कि चीजें प्रोवाइड करने वाला तो एक प्राइवेट एक्टर है, तो फिर दायराकार कहां से आएगा? हु विल मेक दैट दायराकार? हु इज गोइंग टू मेक दैट फ्रेमवर्क? It is going to be the state. Yes. So in governance by market, the role of the state is to establish that circle in which everybody operates. इसका मतलब है कि स्टेट बस एक दायराकार, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती है कि सब इसके अंदर काम करेंगे, वो इससे बाहर नहीं निकलेगा, और जो इससे बाहर निकलेगा उसको सजा कौन देगा? उसको सजा स्टेट देगी। ठीक हो गया? तो स्टेट ने मार्केट को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाई हुई है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई हुई है। वी हैव ऑल सीन इट। कैन एनीबॉडी टेल मी, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ रेगुलेटरी मार्केट, अ रेगुलेटरी अथॉरिटी? नेपरा, ओगरा, पेमरा, ये सारी आप कभी सोचे ना कि इनका क्या काम है? देखिए, नेपरा, पेमरा जैसे फॉर एग्जांपल, पेमरा का क्या काम है कि वो रेगुलेट करती है किसको? प्राइवेट चैनल्स को। नेपरा रेगुलेट करती है बिजली बनाने वालों को। पीटीए रेगुलेट करती है मोबाइल फोन के कनेक्शन देने वालों को। ड्रैब रेगुलेट करती है दवाइयां बनाने वालों को। एफबीआर रेगुलेट करती है टैक्स देने वालों को। ओगरा रेगुलेट करती है गैस प्रोवाइड करने वालों को। तो रेगुलेट कर रहे हैं ना कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक, एसईसी भी बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज हाउ द सोसाइटी इज वर्किंग। नाउ सी, द सोसाइटी हैज चेंज्ड। सो हम इंटरनलाइजेशन हम कैसे बेहतर कर सकते हैं गवर्नेंस बाय मार्केट को? नेगेटिव पर्सनालिटी को कैसे खत्म कर सकते हैं? स्टेट इंटरवेंशन से, यानी कि स्टेट की बनाई हुई रूल्स एंड रेगुलेशंस से गवर्नेंस बाय मार्केट बेहतर हो सकती है। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। Okay, now let's move forward and go towards the last mode of governance, which is governance network. No, okay. Sorry, एक second. So networks क्या होते हैं? They are defined as stable sets of interdependent. What is the most important word here? Interdependent. Public and private actors who interact informally to achieve distinctive but interdependent goals. अब again, now you guys can understand this statement. It is quite difficult, but you can understand it because you have enough information. आप समझ सकें कि इंटरडिपेंडेंट पब्लिक एंड प्राइवेट एक्टर्स कैसे होते हैं, इनफॉर्मल इंटरैक्ट कैसे करते हैं, उनकी गोल्स डिस्टिंक्ट होते हैं। एनसीओसी के अंदर, एनसीओसी एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है नेटवर्क गवर्नेंस की। एनसीओसी के अंदर हर एक्टर का अपना गोल था।
वहां पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का उसका रोल था मैक्सिमम लोगों को इलाज करना। वहां पे सिक्योरिटी इदारों का रोल था सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। वहां पे वैक्सीन वालों का रोल था मैक्सिमम वैक्सीन बेचना। वहां पे गवर्नमेंट का रोल था बेहतर पॉलिसीज बनाना। वहां पे ब्यूरोक्रेसी का रोल था सबको इम्प्लीमेंट करना। तो डिस्टिंक्टिव हो गए ना सबके रोल्स, लेकिन वो इंटरडिपेंडेंट भी है। सो जो पॉलिसी नेटवर्क जो होता है, चाहे वो एनसीओसी हो जाए या वो कोई भी हो जाए, ठीक है, इवन अच्छा कैबिनेट इज ऑल्सो अ गवर्नेंस बाय नेटवर्क, नो? डोंट यू थिंक कि पार्लियामेंट जो आपकी कैबिनेट होती है वो भी एक नेटवर्क गवर्नेंस का एक मिसाल है? ठीक हो गया। सो अगेन ये गवर्नेंस बाय नेटवर्क की बातें, अब ये वो पुरानी बातें घूम के वापस आ रही जो कि हमने शुरू में पढ़ी थी, कि जब हम गवर्नेंस को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें नेटवर्क्स में होता क्या है, द मेंबर्स ऑफ द पॉलिसी नेटवर्क्स आर लिंक्ड टू वन अनदर थ्रू द एक्सचेंज ऑफ पॉलिसी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टीज एंड अदर एडिशनल रिसोर्सेज। किसी भी नेटवर्क के अंदर किसी एक एंटिटी के पास सारे के सारे रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है। एंड पॉलिसी नेटवर्क्स में होता ही ये है, इसकी फायदा ये है, इसकी खास बात क्या है कि ये सारे रिसोर्सेज पुल इन कर देता है। क्या गवर्नेंस व हायरार्की के अंदर पब्लिक एक्टर्स के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल किया? पब्लिक एक्टर होते हैं तो क्या एफिशिएंटली इस्तेमाल हो? गवर्नेंस व मार्केट के अंदर स्टेट पीछे चली जाती है, मार्केट डोमिनेट करती है। लेकिन गवर्नेंस बाय नेटवर्क एक ऐसा मॉडल है कि जिसमें सबकी एक्सपर्टीज को पूल किया जाता है ताकि मसले के हल ढूंढा जा सके। ठीक हो गया। सो द पॉलिसी नेटवर्क्स कैन पार्टिसिपेट इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजंस, चाहे वो एग्जेक्टिव डिसीजन हो या लेजिस्लेटिव डिसीजन हो। तो आप मुझे बताइए कि अभी तक जो आपने ये हमने जो तीन मॉडल्स पढ़े इसमें सबसे बेहतरीन आपको कौन सा लगा है मॉडल? क्यों, वजह, वाई? ओके, चले इस बात का जवाब मैं दूंगा थोड़ी देर तक जब ये मैं कंप्लीट कर। गवर्नेंस बाय नेटवर्क में नेगोशिएशंस होती हैं, इसमें ऑर्डर्स पास नहीं किए जाते। देखें, इसमें सब साथ मिलकर चलते हैं। गवर्नेंस बाय हायरार्की में ऐसा नहीं होता, उसमें ऑर्डर पास किया जाता है वो चलते हैं। गवर्नेंस बाय नेटवर्क, गवर्नेंस बाय मार्केट में ज्यादा डोमिनेंस मार्केट की होती है, लेकिन इसमें एक दूसरे से नेगोशिएशन होती है। इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट कायम होता है। इसमें एक दूसरे के रिसोर्सेज को कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें जो नेटवर्क होता है वो लूजली कोऑर्डिनेटेड होता है बट वो स्टेबल होता है, और इसमें सबके रिसोर्सेज को एक्सचेंज किया जाता है। सही हो गया। तो ये जो तीन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थे, अलग अलग। अब हमने जो पढ़ना है वो ये कि आखिर शिफ्ट क्यों आया। स्टेट बाय मार्केट में मेरा आपका सवाल समझ नहीं आया।
अच्छा, why was there a shift? अच्छा, ये मैं सारों के जवाब दूंगा कि वेयर इज इट प्रैक्टिस्ड और वो सारी चीजें। देखिए आरिफ, नेटवर्क गवर्नेंस हमारी आंखों के सामने इस टाइम प्रैक्टिस हो रही है, दुनिया में हर जगह, पाकिस्तान में भी। क्या आपको होते हुए नजर नहीं आते? The way we make education and health policies, it is an example of network governance. The way we tackled COVID-19 crisis, it is an example of network governance. No? Don't you think there is a reliance between different actors? इसी तरह दुनिया के ग्लोबल लेवल पर जरा देख लीजिए कि क्लाइमेट चेंज का जो मसला है उसको हल करने के लिए किस मॉडल के तहत पॉलिसी मेकिंग होती है ग्लोबल लेवल पे। हम इससे गवर्नेंस में नेटवर्क। अच्छा, तो अब आखिरी चीज है जो कि इस टॉपिक की है, क्योंकि आई होप हम कंक्लूड कर सकेंगे आज। आई डोंट थिंक वैसे करेंगे, 10 मिनट हमारे पास रहे, बट आगाज इसका जरूरी है कि 1930, 1940, 1950 तक जो दुनिया थी, ठीक है, उस टाइम तक लार्जली कौन सा गवर्नेंस मॉडल फॉलो किया जाता था? अगर आप हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी अगर आप जानते हो, आप उस टाइम तक गवर्नेंस बाय हायरार्की ही ज्यादातर डोमिनेट करता था। उस टाइम तक बड़ी बादशाहतें थी, उस टाइम भी बड़ी बड़ी किंगडम थी, उस टाइम भी ऑटोमन एम्पायर थी, और उस टाइम भी जो कंट्रीज जिसके अंदर डेमोक्रेसी थी भी, वहां पे लार्जली प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स इन्हीं के ज्यादा किरदार होता है, लीडिंग अप टू वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। सही हो गया। बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चीजें बदलना शुरू हुई। अब अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और मैं आपको बता क्या रहा हूं, कैसे चीजें आपस में लिंक्ड है। सोसाइटी में जब बदलाव आता है तो ना सिर्फ गवर्नेंस में बदलाव आता है, बल्कि लोगों के बिहेवियर में बदलाव आता है। जंग होगी या नहीं इसमें भी बदलाव आता है, इकोनॉमी कैसी चलेगी इसमें भी बदलाव आता है, ये सारे बदलाव इकट्ठे चल रहे हो। सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 देयर वाज अ स्टेबिलिटी स्पेसिफिकली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी कि जंग के अंदर कमी आई। जो वेस्टर्न वर्ल्ड थी वहां पे जंगों के अंदर कमी आई। बाय वेस्टर्न वर्ल्ड आई मीन अमेरिका, कनाडा एंड वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो जब जंगों के अंदर कमी आई, एक तो ये वहां पे फर्क आया, दूसरा एक बहुत बड़ा चेंज क्या आया 1945 के बाद, कि टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ। टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर्स की दुनिया आ रही थी, लोगों की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में दुनिया आगे जा रही थी, तो दुनिया ग्रो कर रही थी, दुनिया ग्रो कर रही थी, नेशन भी ग्रो कर रही थी, पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, लोगों की एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही थी, नई नई इंडस्ट्रीज जन्म ले रही थी, नई नई नौकरियां जन्म ले रही थी, लोगों की जरूरियात बढ़ रही थी, लोगों की ख्वाहिशात बढ़ रही थी। ठीक है, तो जब लोगों की जरूरियात और ख्वाहिशात बढ़ी तो गवर्नमेंट ने क्या करने की कोशिश की? उन जरूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश की। कैसे? बाय इम्प्रूविंग देमसेल्व्स। ठीक है, so during 1960s and 70s the focus was on improving and increasing the capacities of the hierarchies governing, क्योंकि उस टाइम तक मोस्टली जो मॉडल फॉलो किया जाता था गवर्नेंस, इट वाज हायरार्किकल इन नेचर। ठीक है, और उस टाइम तक वही जो भी हम पढ़ चुके हैं गवर्नेंस बाय हायरार्की, अब अगेन मैं दोबारा उसके अंदर नहीं जाऊंगा, कि ड्यूरिंग ऑल ऑफ दैट टाइम गवर्नेंस उस टाइम क्या समझी जाती थी? कॉरेस्पॉन्डेड टू द गवर्नमेंट which was hierarchical steering of the society through state interventions। यानी कि गवर्नमेंट को बेहतर करने का मतलब ही यही था कि आपने स्टेट को बेहतर करना है, और वो किस तरह की इंटरवेंशन करेगी? हायरार्किकल इंटरवेंशन से लोगों के मसाइल हल करेगी।
लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि सोसाइटी तब्दील हो रही थी, लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही थी, सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ रहे थे। अच्छा, तो मुझे कोई बता सकता है कि 1960s 1970s में ये जो बड़े बड़े उस टाइम के सोसाइटल चेंजेस थे वो क्या थे दुनिया में? 1960 में बड़े बड़े सोसाइटी के अंदर क्या चेंज आए थे? उस टाइम पे देखिए डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, फेमिनिज्म की मूवमेंट्स चल रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की मूवमेंट्स चल रही थी। ठीक है, अपार्थाइड का टाइम था, बिल्कुल सही है। तो देखिए एक 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 लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही थी, तो जब अवेयरनेस बढ़ती है तो रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है। सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी, प्राइवेटाइजेशन दौर शुरू अभी होना था, तो स्टेट केम अंडर अटैक। स्टेट को अंडर अटैक इसलिए है क्योंकि स्टेट लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रही थी। द हायरार्की बेस्ड गवर्नेंस फेल टू प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर द इमर्जिंग सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न स्टेट। फेल हो गई, नहीं कर सकी। सो वो जो टॉप डाउन पॉलिसी मेकिंग मॉडल है जो कि कमांड एंड कंट्रोल बेस्ड के ऊपर है, जो कि कोवर्सिव टेक्निक्स के थ्रू पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करता था, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस बाय हायरार्की, वो क्या हो गया? उसको कहा गया कि भाई वो ओल्ड फैशन है, वो ओल्ड स्कूल है, वो इनइफेक्टिव है। ठीक हो गया। सो एक बदलाव आया लोगों की सोच में। सिस्टम में बदलाव लाने के लिए एक सबसे सबसे पहले किस चीज में बदलाव आता है? लोगों की सोच में, और उसके बाद फिर पॉलिटिकल क्लास के अंदर। जाहिर बात है कि इस तरह का जो चेंज है, एक पूरे का पूरा जो डायनामिक शिफ्ट करते हैं हम सिस्टम के अंदर, वो कौन करता है? वो तो सियासतदान ही करते हैं ना, पॉलिटिशियंस करते हैं। तो 1970 की दहाई में, यानी कि 1970s की दहाई में, उस टाइम की जो दो सबसे स्ट्रॉन्ग और बड़े ममालिक माने जाते थे, वो यूनाइटेड स्टेट्स था, यूनाइटेड किंगडम था। ठीक हो गया। वहां पे ऐसी पार्टीज आई, वहां पे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट आना शुरू हुई, वहां पे ऐसे लोग आना शुरू हुए पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिन्होंने इस बात को माना कि भाई स्टेट हर इंटरवेंशन से सोसाइटी का हर काम रिजॉल्व नहीं कर सकती, वी कांट डू इट। ठीक हो गया। यानी कि स्टेट जो है वो अपने मसाइल को रिजॉल्व नहीं कर सकती, स्टेट सोसाइटी के हर मसले को रिजॉल्व नहीं कर सकती। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्पेस देनी चाहिए किसको? अगर स्टेट अच्छे तरीके से एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर सकती तो उसको क्या करे? क्या करना चाहिए फिर स्टेट को? प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग प्राइवेटाइजेशन उसका दौर शुरू हो गया। और यही वो टाइम था, अगर आप देखें इसी टाइम पे, यानी कि एक टाइम पे ऐसी गवर्नमेंट्स आ रही थी और दूसरी साइड पे प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हो चुका था। दूसरी साइड पे यूरोपियन यूनियन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप हो रही थी, प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हो चुका था, लिबरलाइजेशन हो रही थी, तो हर चीज आपस में कोइंसाइड कर रही थी। ठीक है, तो ये जितनी भी डेवलपमेंट्स थी, यानी कि एक तरफ जो है वो प्राइवेट मार्केट बहुत तरक्की से चल रही है, दूसरी तरफ लोग ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, अमेरिका का उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था 1970s के एंड में और 1980s की दहाई में? कौन था? ये एफडीआर तो बहुत पुरानी बात है। वहां पे उस टाइम पे, नो नॉट निक्सन, हम बात कर रहे हैं 70s के एंड की, 80s स्टार्ट की।
रोनाल्ड रेगन, यस, रोनाल्ड रेगन। और इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर कौन था? मार्गरेट थैचर, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर उनकी। तो ये जो लोग थे ये वाली सोच लेके आए थे, ये सोच लेके आए थे प्राइवेट सेक्टर को इंप्रूव करने की। तो ये जो सारी 1980s में एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ कि जिसमें रिड्यूस किया जाए हायरार्की गवर्नेंस को और मार्केट कोऑर्डिनेशन की तरफ रिलाई किया जाए। So that meant that the government no longer provides goods and services themselves, ठीक है, रादर उसने क्या किया कि अपने आप को पीछे करके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाए, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाए, और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसको दे दी? मार्केट को दे दी। तो स्टेट जो है वो इंटरवेंशनिस्ट स्टेट से क्या बन गई? रेगुलेटरी स्टेट बन गई। यानी कि अब हम देखें 1980 की दहाई में दाखिल हो चुके हैं और स्टेट जो है वो इंटरवेंशनिस्ट स्टेट से रेगुलेटरी स्टेट बन चुकी है। क्लियर? सो यही हुआ, हमने हमने अपनी आंखों के सामने देखा भी कि रेगुलेटरी लेफ्ट द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द मार्केट मैकेनिज्म। हमने देखा कि दुनिया में पोस्टल सर्विसेज, टेलीकॉम, रेलवे, बिजली, गैस, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, इन सारी चीजों की क्या हुई? प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हुई। यानी कि ये वो काम जो कि आज से पहले प्योरली स्टेट के समझे जाते थे, वो उन्होंने मार्केट को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया कि आइंदा के बाद ये आप करें, हमसे नहीं होते, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास बंदे नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, जो भी आप कहें। ठीक हो गया। और जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हुई रेगुलेटरी एजेंसीज भी बनी। सो रोल बैक किया स्टेट ने अपने आप को 1980s के अंदर। लेकिन अभी हमें यह तो समझ आ गई है कि हायरार्की से मार्केट की तरफ क्यों आए, ठीक है। अब जो एक चीज रह गई है वो ये कि मार्केट से हम नेटवर्क की तरफ क्यों आए। अब वो अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो टाइम थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, तो आई विल जस्ट समराइज अभी तक हमने जो पढ़ा है, वो हम आखिरी हिस्सा जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। देखिए हम वी मैं थोड़ा सा स्लो चला आज, मकसद मेरा इंट्रोड्यूस करवाया जाए सब्जेक्ट से, और आपके जो कंसर्न्स हैं वो थोड़े से रिजॉल्व कर लूं और एक बेस बिल्ड कर दूं। तो दिस बेस दैट वी हैव बिल्ट टुडे इज इनफ टू फॉर एनी लेक्चर दैट इज गोइंग टू कम। This was the most difficult part. If you have understood this, the rest is easy. So I hope that because this subject it might look little boring, but मुझे तो नहीं लगता था। I don't know आपका क्या ओपिनियन है। अगर आपका अभी भी कोई कंसर्न है या आपने कोई मुझे कोई सजेशन देनी है, समथिंग दैट आई यू वांट मी टू ऐड ऑन या चेंज द वे आई टीच फॉर द नेक्स्ट क्लास, तो अभी आप बता दें ताकि हम आगे जाके उसको उसको हम चेंज कर सकें। ऑन कैंपस मैं फ्री नहीं हूँ ऑन कैंपस के लिए, मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, चले इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।